हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग PYQ सीरीज में मैग्नेटोस्टैटिक्स का क्वेश्चन करेंगे। 2005 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन आया है मैग्नेटोस्टैटिक्स पे, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली वी विल डील विथ बायट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ एंड आल्सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर B और H के बाउंड्री कंडीशंस होते हैं, ये सब पे क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मतलब आप अगर इसको रेडी करते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन 3-4 नंबर का क्वेश्चन आप हमेशा ही कर पाएंगे। और टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको करना है हम लोग को। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी ये सब फिनिश करना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, सो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और IIT जैम का इसे कैन सी 2005 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, जब पहला IIT जैम का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, so let's begin with this topic, and if you're liking these videos you can always join my this Trajectory Education YouTube channel, and you can also download the app TV the Learning app, right? So let's begin with the topic. पहले हम लोग MCQ करेंगे। MCQ में 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक करेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Two long straight wires are carrying current of same magnitude I but in opposite direction. If the wires are separated by distance d, then magnetic field at the middle of separation is, देखिए ये एक वायर है और दूसरा वायर सपोज करो ये है। ठीक, अब जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, सपोज को अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका करंट आई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr फील्ड होता है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इज द फील्ड। तो अगर मिडिल की बात करें हम लोग, तो मान लो ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है, तो दोनों कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या होगा, दिस विल बी B1 की बात करें तो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन डिस्टेंस कितना है, d है ना, तो ये डिस्टेंस आपका मिडिल का डिस्टेंस d/2 हो जाएगा अपॉन 2π d/2। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई d। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन थंब रूल से निकालते हैं। ये राइट हैंड का थंब जो है आई के डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो 1 की वजह से जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, दिस इज B1 इनवर्ड इनटू द पेपर। ठीक है, जो प्लेन है उसके अंदर की तरफ। ये लाल रंग से दिख नहीं रहा है क्या वो, ये कंडक्टर है तो इसका ब्राइटनेस कम है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा था ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज B1। ठीक है, B2 देखिए क्या है, B2 है आपका, वो भी मैग्नीट्यूड वाइज तो यही रहेगा, वहां भी d/2 से दूरी है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन देखो, हम इधर रखो आई के डायरेक्शन में, फिंगर्स आपको देगा डायरेक्शन। तो ये भी इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर, और इसको इनवर्ड लिख सकते हो। मतलब B2 भी जो है आपका
वो इनटू द पेपर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी, दे विल गेट एडेड अप। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वेक्टर सम का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, ठीक है। सो दिस विल बी 2 म्यू नॉट I बाई पाई डी। इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये 2011 में आया है, MTA होगा, या फिर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसको, इस ऑप्शन को ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर यही है, लेकिन इसमें देखो क्योंकि इजी सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा डाउट तो नहीं हो सकता है ना कि कुछ एरर होगा, इसमें क्या एरर होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है इसमें। MTA होगा, MTA मतलब मार्क्स टू ऑल होता है, ठीक है, या उसका टाइपिंग में कुछ हमारे से एरर होगा, तो आई डोंट नो, आई हैव टू चेक इट आउट, ठीक है। ठीक है, ये 2011 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया है, डायमेंशन पे है, क्या निकाला है, अच्छा MLT और C के टर्म्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड का देना है। तो देखो कोई एक फार्मूला ले लो इजी सा, जिसका जैसे हम लोग अगर मैग्नेटिक एनर्जी का बात करें, मैग्नेटिक इंटरैक्शन एनर्जी, तो हम लोग को पता है कि म्यू डॉट बी जो होता है वो मैग्नेटिक इंटरैक्शन एनर्जी होता है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल जो इंटरैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो इंटरैक्शन एनर्जी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब म्यू जो होता है I इंटू एरिया होता है, ये हो गया जूल में, तो जूल का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ML, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, और डिस्टेंस L हो गया। अच्छा यहाँ पे I क्या हो गया, I इज कूलम्ब, टाइम इनवर्स Q बाई T, और एरिया हो गया L स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ जाएगा M T माइनस 1 C माइनस 1, ठीक है। तो ये बी आंसर सही बनेगा, MT माइनस 1। तो इस तरह से कोई एक फार्मूला, जो नहीं कि यही ले, कुछ और भी ले सकते हैं जिसका आपको पता हो बाकी सबका डायमेंशन, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो ये 2013 में आया था क्वेश्चन, उसमें ऑब्जेक्टिव कम आता था, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव होते थे 2015 के पहले, और 10 सब्जेक्टिव होते थे, तो सारे टॉपिक रिप्रेजेंटेड नहीं होते थे। तो इससे आप देख रहे हैं कि 2011 में आया, फिर 13 में आया, 12 में नहीं, तो 12 में कोई सब्जेक्टिव आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आता ही है देखो हर साल इससे। ये देखो ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ कॉपर PQRS is kept on the XY plane in the uniform magnetic field along x-axis के along magnetic field है, ठीक है। A steady current I flows through the cross section of slab along y-axis. The direction of electric field inside the slab arising due to applied magnetic field is, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये कॉपर है मतलब मेटल है, मेटल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का फ्लो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग PQ इस क्रॉस सेक्शन का बात करें, इफ आई टेक दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को अलग से ड्रॉ कर देते हैं हम, लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली, हाँ, ये क्रॉस सेक्शन अलग से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ, ये जो शेडेड क्रॉस सेक्शन है उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये PQ ऊपर वाला है, नीचे को मान लो हम लोग O और A मान लें, ये O और A हो गया, अच्छा ठीक। अच्छा इसमें देखो ये आपका जो डायरेक्शन होगा, ये आपका Z डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है।
अब बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन। तो बी आपका एक्स के डायरेक्शन में है, बी जो है ऐसे है। ठीक, अच्छा अब देखो करंट जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसमें बी जो है आउटवर्ड है, बी इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रॉन चूंकि करंट इस डायरेक्शन में है और मेटल के अंदर जो करंट होता है दैट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, आई जिधर आई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन पे क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, जो लॉरेंज फोर्स कहते हैं जिसको हम लोग, लॉरेंज फोर्स इज व्हाट, क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी इस डायरेक्शन में है, अब बी आउटवर्ड है, तो वी क्रॉस बी, फिंगर्स जो है पहले वेक्टर, राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखिए वी, और बी की तरफ कर्ल करेगा, थंब किधर जाएगा, अपवर्ड है ना, वी इधर आ गया, वी के डायरेक्शन में फिंगर्स रख दिया। अब बाहर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको ऐसे कर्ल किया, थंब क्या जा रहा है, अपवर्ड, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन क्यू नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू वी क्रॉस बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जब फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड आपका आ जाएगा, मतलब ये आपका आंसर जो होगा वो ये आ जाएगा, फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ये फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो गया, नेगेटिव चार्ज नीचे हो गया, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, तो ये सब चीज ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, तो ये देखिए 2014 में आया था, 2014 में आया था, 2015 में पैटर्न चेंज हो गया था। देखिए देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2015 का है, तो मतलब ये चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट है और यही सब पे आता है, लॉरेंज फोर्स, कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ बोल रहा हूँ, एम्पियर्स लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ ए charge Q enters a region in which there is a uniform electric field E and uniform magnetic field B, both directed parallel to the positive y-axis. ठीक है, at t equal to 0, particle is at origin and has a velocity v naught directed along the positive x-axis. The orbit of this orbit क्या लिखा है ये क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसको हम चेक करके आते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसमें एक लाइन जो है वो मतलब मिसिंग हो गया था। ठीक है, हाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज Q enters a region in which there is a uniform electric field E and uniform magnetic field B। ये सब बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट होता है रीड करना, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट E है और कांस्टेंट B है, और दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। ठीक, at t equal to 0, particle is at origin and has a speed v naught directed along the positive x-axis. The orbit of the particle projected on xz plane is a circle. If let t be the time period to complete one revolution of circle, y coordinate of this particle at t equal to capital T is what? देखिए पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, तो ये ऐसे तो पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। अब दोनों ही पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, ये x ले लो y ले लो, ये जो लेबलिंग है ना, लेबलिंग ऐसा करो कि मैक्सिमम चीजें आप विजुलाइज कर पाओ, जैसे E और B y डायरेक्शन में है, तो देखो एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन होता है वो परफेक्टली विजिबल होता है, ये जेड बाहर की तरफ होता है, तो सारा काम देखो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, y डायरेक्शन में
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है और वी नॉट जो है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, तो इसमें ऐसे लेवल, अगर कोई मान लो एक्स वाई और ऊपर जेड ले लेगा तो थोड़ा विजुलाइज करने में कठिनाई आएगा, ठीक है। तो एक्सिस का नामांकन जो है थोड़ा सा केयरफुली करना है हम लोग को, ताकि इजी रहे करना काम। अब देखो बी और ई दोनों ही, ई भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक, ओके। अब t इक्वल 0 पे पार्टिकल को एक स्पीड v नॉट दिया और v नॉट जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या होगा। आपको चार्ज का है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो पहले बी का देखते हैं फोर्स क्या लग रहा है। एक तो फोर्स लगेगा इस पे क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी किधर लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, वी इस डायरेक्शन में है और बी ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वी आपका इस डायरेक्शन में हो गया वी नॉट और बी आपका इस डायरेक्शन में हो गया शुरू में। तो वी क्रॉस बी का क्या होगा, वी क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड, वी क्रॉस बी आउटवर्ड होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये क्या करता कि वाई के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जैसे आउटवर्ड हुआ ना, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा ना, डिफ्लेक्ट करके एक वाई के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन तब भी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, सर्किल जो एग्जीक्यूट करेगा तो थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा। क्यों, क्योंकि QE एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक QE फोर्स भी लग रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऊपर भी मूव करेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऐसे एग्जीक्यूट करते हुए तो स्पाइरल टाइप का मोशन इसका होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसका मोशन कुछ इस टाइप से ऐसे सिर्फ सर्किल होता है एक्सजेड प्लेन में। लेकिन अभी क्या है कि ये जो आपका चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो एक क्यूई फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऊपर की तरफ भी मूव करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ भी मूव करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट एट, अच्छा पहले तो वन रिवॉल्यूशन, पहले तो कैपिटल टी निकाल लो क्या है, जो कैपिटल टी बोला है कि कैपिटल टी में जैसे इसका वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट विल सिंपली ये क्यूई फोर्स है अपॉन एम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में तो यही इक्वेशन हो जाएगा ना, क्यूई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। और आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना किस टाइम पे है, कैपिटल टी पे, और कैपिटल टी क्या है, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है एक सर्कुलर मोशन, तो उसका टाइम पीरियड को कैपिटल टी बोल रहे हैं। तो कैपिटल टी पहले निकालो। देखो ये सर्कुलर मोशन जो एग्जीक्यूट करेगा तो इस पे दो तरह का फोर्स हो जाएगा ना, एक तो हो जाएगा क्यू वी बी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आप अगर v निकालेंगे तो v क्या आ जाएगा, v कट गया, ये हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम, ठीक। और ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाई आर, सो इट इज क्यू बी बाई एम, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t, इट इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब ये यहां पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट at time t is going to be 1 by 2 into capital T square, which is 4 pi square m square and q square b square, ठीक। तो आपका ये q q कट जाएगा, एक m कट जाएगा और ये ऐसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 pi square m e अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आंसर। ओके, ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा।
अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट होता है लॉरेंज फोर्स पे ना, ये इस टाइप क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो हर 1-2 साल में क्वेश्चन इस टाइप का आ ही जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2015 में। अब 2015 में एक और क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर से, देखो क्या है। लिख रहा है कंडक्टिंग वायर इज इन शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। ये देखो अगेन जो ये फिगर है थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच कर दिए हैं ताकि पूरे बोर्ड में आ जाए, ताकि आपको दिखे बढ़िया से। तो ये सर्किल जो है इलिप्स टाइप का बन गया है, बट ये है सर्किल, ठीक है, ये सर्किल है, ये ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है, रेगुलर हेक्सागोन जो है इंस्क्राइब्ड हो गया है सर्किल के अंदर, ठीक, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ए करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज। बहुत सिंपल है, और ये बड़ा फेमस भी होता है ये सब, ठीक है। तो एक बार करके थोड़ा सा इसका फार्मूला अगर याद भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक काम करें, इसको सर्किल की तरह ही देखा जाए। तो सर्किल की तरह देखने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा हम लोग को नीचे की डायरेक्शन में। अब ये सर्किल दिखेगा, और इसी में हम सॉल्व कर देते हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो सारे साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सारे साइड की वजह से। कैसे इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। कैसे निकालते हैं, आप ये थंब रख दीजिए करंट का डायरेक्शन में, फिंगर देखिए किधर जा रहा है। तो इस साइड की वजह से भी इनवर्ड है, इस साइड की वजह से भी इनवर्ड है, इस साइड की वजह से इनवर्ड है, सभी की वजह से इनवर्ड है, ठीक है। और सभी साइड का लेंथ भी सेम है, ठीक है, और सेंटर से डिस्टेंस भी ऑफकोर्स सेम है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक साइड की वजह से निकाल दें तो उतना इंटू 6 हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मतलब सभी साइड इक्वल लेंथ का है और सब इक्विवेलेंट, मतलब जो सी का जो डिस्टेंस है सारे साइड से वो सेम ही है। तो एक साइड का निकाल लेंगे, उसको 6 से गुना कर देंगे तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक साइड का ही निकालते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग इस साइड का निकालो, ठीक है। तो अब अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, ठीक। और ये भी सही चल रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब एक एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, टोटल 360 होता है, तो 60 एंगल सबटेंड करेगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। और साइड का लेंथ क्या होगा, ये तो तुम्हारा आर हो गया ना, तो ये हो जाएगा आर cos 30, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना एक तरह से। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया r cos 30, मतलब r cos 30 का मतलब है r√3/2। और हम लोग को एक फार्मूला पता है, फाइनाइट कंडक्टर की वजह से हम लोग जो निकालते हैं क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला अवेलेबल है इसका मार्केट में। तो ये मान लो करंट है, और ये अल्फा है और ये बीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे, that is given by mu naught I by 4 pi d, ये d डिस्टेंस हो गया, I करंट हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक। अच्छा, अब इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट कर दो। अगर इसके लिए हम लोग यूज करें इस फार्मूला को, तो d क्या हो गया, d इज r√3/2 एंड अल्फा बीटा आर बोथ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r√3/2 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1, so this will be what, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r√3, ये आपका आ गया। अब इतना इंटू 6 हो जाएगा तुम्हारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो 6 करेंगे तो ये 2 3 6 हो गया, और ये कट गया √3 हो गया, तो √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा आंसर देखो, हाँ
ये आंसर, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और याद भी रखो ये सब ना, ये मतलब बहुत क्वाइट ऑफन ये पूछते रहता है, मतलब हम आंसर याद करना नहीं बोल रहे हैं, ये जो तरीका है, ये फार्मूला याद रखो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि कई बार हेक्सागोन रहेगा, कई बार स्क्वायर आ जाएगा, कई पेंटागोन रहेगा, ठीक है, कई बार एन साइड का रहेगा, तो वो उसमें यूजफुल रहेगा, मतलब तरीका यही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखो 2015 में क्वेश्चन आया, 2015 में, यानी कि देखो 2 क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से दोनों ही 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट 2 मार्क्स का ही लगता है। अच्छा, ये देखिए 2016 में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। हर साल आप देखोगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन एक आध आता रहता है। अब देखो क्या लिखा है, ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B equal to B naught K cap, EZ is K cap basically, start moving from the origin with velocity V equals to this, ठीक है। The trajectory of the particle and the time t at which it reaches 2 meter above XY plane R, okay। फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले, ठीक है। एक काम करो, इसको ले लो एक्स वाई जेड, चलो इसी को ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक। अब वेलोसिटी जो पार्टिकल का है वो एक्स-जेड प्लेन में है, मतलब Vx is 3 and Vz is 2, मतलब ये वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ओके। अच्छा, आपका B नॉट क्या है, B is in this direction, B is this, ठीक, B is B नॉट K कैप। तो एक चीज ध्यान दो, मतलब ये जो B के पैरेलल जो कंपोनेंट है ना 2 मीटर पर सेकेंड, उससे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो 3i कैप है, 3i कैप है, क्योंकि देखो एक चीज समझो, क्यू वी क्रॉस बी करेंगे आप, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या होगा, Q और 3i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस, तो इस फोर्स में जो B के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही कंट्रीब्यूट करेगा, K क्रॉस K तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा Q इंटू जो Vx है ये 3B नॉट, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट B के परपेंडिकुलर है वो इस फोर्स में अपीयर होता है, और जो B के पैरेलल है वो उसको चार्ज को आगे की तरफ मूव करवाएगा। तो मतलब जो सर्कुलर मोशन होगा ना, सर्कुलर मोशन जो होगा वो इस वेलोसिटी से होगा 3i कैप से, Q यहाँ पे V Q V B है ना आपका, तो यहाँ पे V जो आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो B के परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का मतलब है V क्रॉस B करेंगे आप, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या बनेगा, V के डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, B की तरफ कर्ल करो, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। तो जो अगर मान लो ये कंपोनेंट नहीं रहता तो उस केस में आपका ये जो पाथ होता है, आपका पाथ कुछ इस टाइप का होता, जेड के अराउंड सर्कुलर मोशन होता, जेड के अराउंड सर्कुलर मोशन होता अगर ये के कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होता तो। लेकिन चूंकि ये कंपोनेंट है तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ वो जेड के अलोंग भी मूव करेगा, वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ पार्टिकल जेड के अराउंड सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और साथ साथ क्या करेगा कि वो जेड के अलोंग भी मूव करेगा। मतलब इसका पाथ जो होगा ना कुछ ऐसा स्पाइरल होता हुआ आएगा, ठीक है, स्पाइरल होता हुआ आएगा, समझ में आ रहा है आपको। और ये जो जेड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगा आपका, वही रहेगा 2 2,
यानी 2 मीटर पर सेकंड से वो जेड के अलोंग भी आता रहेगा, जेड के अलोंग भी आता रहेगा, ठीक। अच्छा, अब देखो एक चीज समझो कि 2 मीटर आगे आने में कितना टाइम लगेगा आपको। vz 2 है तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू टी, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब z कोऑर्डिनेट आपका 2 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब पाथ जो होगा हेलिकल होगा, स्पाइरल बोल रहे हैं, हेलिकल यार, पीछे भी ये स्पाइरल बोल दिए हैं, हेलिकल, हेलिकल। स्पाइरल इज समथिंग लाइक दिस, स्पाइरल नहीं, हेलिकल, हेलिकल है ना। इसमें भी आप थोड़ा एडिट कर लेना यार, हेलिकल होता है आदमी को ना कई बार, इसमें भी जो हमने बोल दिया था ना कि स्पाइरल होगा, स्पाइरल नहीं कहते इसको, इसको हेलिकल बोलते हैं, हेलिकल, ठीक है। जैसे डीएनए होता है ना हेलिकल, वैसे ही हेलिकल बोलते हैं, सॉरी। तो हेलिकल पाथ होगा और 1 सेकेंड में आपका ये z इक्वल टू 2 मीटर पे रीच कर जाएगा, मतलब ये आंसर होगा आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो बी के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है, और हेलिकल में किस स्पीड से आगे जा रहा है वो बी के पैरेलल वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वही देखो पिछला क्वेश्चन पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड था बी के पैरेलल, तो वो फिर आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, मतलब उसका पिच जो है ना, हेलिक्स का जो पिच है, यहाँ पे तो हेलिक्स का पिच देखो कांस्टेंट है, हेलिक्स का पिच कांस्टेंट होगा। पिच कितना होगा, पिच जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, मतलब जो बी के पैरेलल है, इनटू द टाइम पीरियड ऑफ सर्कल, ठीक है, ये पिच हो जाएगा। लेकिन वहां पे जैसे जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लग रहा होता तो ये वीजेड कांस्टेंट नहीं होता ना, उस केस में वीजेड भी इंक्रीज करता, तो पिच भी बढ़ते जाता, मतलब हेलिकल पिच, हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच होता, ठीक है। पिच मतलब जो हेलिक्स बनाते हो ना ऐसे, तो ये इसको पिच बोलता है, ठीक है, ओके। तो ये 2016 में देखो क्वेश्चन आया था आपका, ये देखो 2017 में आया, मतलब लगातार देखो बैक टू बैक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते रहा है, ठीक है। 2017 में आया, फिर 2018 में आया, फिर 2020 में आया, 19 में भी कोई क्वेश्चन, 22 में आया, ठीक है। फिर देखो 16 में फिर आया था, 18 में आया था, ये 19 में देखो आया था, 19 उधर नहीं था तो नेट में आ गया था 19 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मतलब रेगुलर इससे हर साल देखेंगे तो क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इसलिए जिससे क्वेश्चन फिक्स है वो तो कर ही लेना चाहिए आदमी को, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, देखो क्या बोल रहा है, 2017 में आया क्वेश्चन ये। कंसीडर ए थिन लॉन्ग इंसुलेटर कोटेड conducting wire carrying current I. It is now wound once around the insulating disc, thin disc, or radius R, to bring the wire back to the same side as shown in figure. ठीक है। The magnetic field at the center of the disc is, मतलब ये देखो कैसे गया होगा, आप समझो एक चीज, जैसे ये जो है कुछ इस टाइप से गया होगा ना, ये पहले इसका एक राउंड ऐसे मारा होगा, इसको भी सर्कुलर कर देते हैं पहले, रुको, तो इसको खींच देते हैं नीचे की डायरेक्शन में, हाँ देखो कैसे गया होगा, यहां से गया होगा वायर, एक राउंड ऐसे मारा होगा, फिर ऐसे गया होगा, और दूसरा राउंड देखो कैसे किया होगा, फिर यहां से ये एक राउंड और मारा होगा, फिर ऐसे गया होगा ना, मतलब एक राउंड मारा और आधा और मारा, ठीक है, एक राउंड हुआ, हाफ राउंड और किया ना, एक ऐसे हुआ, पूरा राउंड कंप्लीट किया, अब फिर आधा और सरकमफेरेंस पे मूव किया, फिर इधर से ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो पहले सर्कुलर वाला पार्ट से निकाल लेते हैं। सर्कुलर पार्ट की वजह से देखो कोई सर्किल ऐसे है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ आर। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसका सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे निकालो फील्ड डी डिस्टेंस पे, तो इसमें अल्फा बीटा होता है ना, तो एक तो अल्फा 90 हो जाएगा तो बीटा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई बाई
4 पाई डी। ये सब फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब फार्मूला याद रखना है, ठीक। निकालते हैं। सर्किल की वजह से क्या है, एक तो फुल सर्किल मार रहा है तो उसके वजह से हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r, और एक हाफ सर्किल मार रहा है, ठीक। डायरेक्शन क्या बनेगा, डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड है, ठीक है। तो इनवर्ड को मान लो पॉजिटिव मान ले हम। अब इसकी वजह से क्या होगा, हाफ सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से, इसकी वजह से, अच्छा दोनों की वजह से कोई इनवर्ड है, इसकी वजह से भी इनवर्ड है और ऐसे करोगे तो भी इनवर्ड है, ऊपर वाले की वजह से इनवर्ड है। मतलब सारे ही दोनों सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर और सर्कुलर रिंग सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो सारा ही एड अप हो जाएगा ना। ये हो जाएगा जो सेमी इनफाइनाइट है उसके वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी इज आर बेसिकली, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका। ये कितना बन जाएगा, 3/4 म्यू नॉट आई बाई आर और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई आर को बाहर ले लोगे, आर को क्यों बाहर लोगे, 2r को बाहर लो, तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1/5। ठीक है, मतलब अगर 2 को और बाहर ले लें तो 4r हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है आंसर, बी आंसर है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आप लोग को। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, देखो 2 मार्क्स का होगा प्रोबेबली। ये देखो क्या बोल रहा है, ये भी देखो सिमिलर है, उधर हेक्सागोन वाला था ना, वैसा ही अभी है। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे, ओके एक ट्रायंगल बना लो पहले तो। ट्रायंगल ये बन गया हम लोग का। अब ट्रायंगल में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सभी साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंट्रॉइड पर सेम होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड है वो सेम ही है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो है वो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, ये मीडियन हो गया, मीडियन एंड अल्टीट्यूड दे आर सेम फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जो है वो बेस से, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये मान लो साइड लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये आपका साइड लेंथ a है तो ये हो जाएगा √3/2a अल्टीट्यूड, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, समझ लो ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4 अंडर रूट, यही हो जाएगा ना अल्टीट्यूड। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो √3/2a हो जाएगा, ठीक है। इसको 1/3 में डिवाइड करता है, सॉरी 2:1, ये 2 और इधर 1, तो 1/3 हो जाएगा, ये 2:1 रेशियो में है तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 1/a/2√3, ठीक। अच्छा, अब यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी मीडियन है, एंगल बाइसेक्ट करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, ये 60 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लो, वो फाइनाइट कंडक्टर का जो फार्मूला है 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक साइड की वजह से क्या हो जाएगा, डी क्या है, डी आपका a/2√3 है, ठीक है। और साइन 60 प्लस साइन 60 मतलब √3,
यानी ये आ जाएगा 2 कट गया, तो नॉट आई √3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2πa इंटू 3, 3 साइड है तो 3 3 9, ये आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन आते रहता है तो यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। ये फार्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए हमेशा, ये फार्मूला तो हमेशा ही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 2018 में क्वेश्चन ये आया था हम लोग का, ठीक है। आगे चले, ये क्वेश्चन देखो 2020 का है, वो करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इसको भी थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा नीचे खींच देते हैं, थोड़ा इलिप्स टाइप का दिख रहा है तो सर्कल दिखेगा हम लोग को, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर एनुलर रीजन इन फ्री स्पेस कंटेनिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। schematically represented by shaded region in the figure. A particle having charge q and mass m start off from the point a, 0, 0, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल, ठीक है, ओके। इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इनिशियली जो वेलोसिटी था वो ये था v वेलोसिटी, ठीक, ओके। If the radii of inner and outer circle are a and b, the maximum magnetic field, the minimum magnetic field required so that particle returns to inner circle is, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो लॉरेंस फोर्स किधर लग रहा है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, Q V क्रॉस V, तो V इस डायरेक्शन में है तो आपका Q तक का कोई साइन तो दे नहीं रखा है, नेगेटिव की पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान के चलो सपोज करो, ठीक है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, V क्रॉस B विल बी आउट इन डाउनवर्ड, नहीं V इस डायरेक्शन में, अब B बाहर की तरफ, B बाहर की तरफ है ना, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी पार्टिकल कुछ इस टाइप से मूव करेगा, नहीं। अच्छा ये अगर आप चाहते हैं कि वापस इनर सर्किल पे आ जाए तो इस तरह से मूव करते हुए कभी भी इसको आउटर सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए, आउटर सर्किल से इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप, मतलब ये कभी भी आउटर सर्किल से जैसे ही बाहर, बिफोर टर्निंग मतलब आउटर सर्किल तक इसको टर्न कर जाना है, अगर बाहर जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, फिर जिस डायरेक्शन में मूव कर उसी डायरेक्शन मूव करता रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इसको आउटर सर्किल तक जाके पूरा टर्न कर जाना है वापस इनर सर्किल की तरफ, यानी ये आपका जो है लिमिटिंग केस रहेगा, जब बिल्कुल ये जो टर्निंग ले रहा है इस पॉइंट पे ये इनर सर्किल के आउटर सर्किल के किसी पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा, मतलब ये टर्निंग अगर ऐसे हो जाएगा ना, ये अगर टर्निंग के पहले मान लो ऐसे बाहर चला गया तो बाहर चले जाए तो जो वेलोसिटी कम है उसी डायरेक्शन मूव करता रह जाएगा, ठीक है। तो इसको एट मैक्स आउटर सर्किल तक जाते जाते इसको टर्न ले लेना है, ऐसा केस लिमिटिंग केस बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि ये जो है, क्योंकि जो ओमेगा है ना वो हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, यानी एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड इतना होना चाहिए कि इट शुड टर्न बाय द टाइम इट रीचेज आउटर सर्कल, ठीक। अच्छा तो अगर ये मान लो सर्कुलर मोशन इस टाइप का है, मतलब ये सर्कुलर मोशन है तो इसका रेडियस क्या बनेगा जी, देखा अगर हम लोग इस सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस सर्कुलर मोशन का ये आ जाएगा ना, सो आर विल बी व्हाट, आर विल बी mv बाई क्यूबी, mv बाई क्यूबी, ठीक है। ये आपका मान लो सेंटर है सर्किल का, ये इस टाइप का, ठीक है।
ये आर है मान लो, ये आपका ए हो गया, और अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन करें, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है, तो ये टोटल बी हो जाएगा, टोटल तो बी है, तो और ये आपका आर है, अगर ये वैल्यू जो है आपका आर है, तो ये आपका डायरेक्शन, ये एंगल कितना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो अगर मार्क कर दें ओ ए बी सी, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी विल बी b minus r. Why? Because BC is R and OB is B. ठीक है, तो this will be B minus R, right? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, OAC राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, so if I apply Pythagoras theorem, I'll get a relation between A, B and R. So A square plus R square is B minus R whole square. ये क्या आ जाएगा, B square प्लस R square माइनस 2BR। ठीक है, मतलब मिनिमम आपका जब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पे बिल्कुल जाके यहाँ टर्न करेगा, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो तो पहले टर्न कर जाएगा, तो हम लोग को मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो R square ऐसे आ जाएगा। सो व्हाट विल बी R इन टर्म्स ऑफ A एंड B? इट विल बी B square माइनस A square अपॉन 2B, और R इन टर्म्स ऑफ ये R मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ये आ जाएगा mv बाई qb, यानी मिनिमम B जो होना चाहिए, दिस शुड बी, इट शुड बी व्हाट, mv, mv बाई ये B 2B, हाँ, mv इंटू 2B अपॉन Q, ये आ जाएगा। कौन सा आंसर है देखो, अच्छा इनवर्स में लिख रखा है क्या इसको, अच्छा ठीक है, तो इनवर्स में हम लोग भी लिख देते हैं। इनवर्स कौन सा मैच कर रहा है, अरे हाँ ठीक है, ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर रहा है। आंसर भी थोड़ा सा देखने में ना मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, कई बार ना आंसर लोग सही निकालता है, मार्क गलत करता है, तो प्रॉपर्ली मैच करना, उसके लिए दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए एग्जाम में आपका। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मतलब आया है, तो क्या बोल रहा है, कंसिडर ए कोनिकल रीजन ऑफ हाइट h, हैंड बेस रेडियस एंड हाइट h एंड बेस रेडियस r, ठीक है, with its vertex at the origin, let the outward normal to the base be along z direction. Okay, the uniform magnetic field B equal to B naught z exists everywhere, then magnetic flux across the base and through the curved surface CR. देखो एक चीज समझो, आपको एक हम थ्योरम बताते हैं, the flux of magnetic field across any two open surface having the same bounding curve are always equal। ठीक है, मतलब दो सरफेस है ऐसे, एक S1 है एक S2 है, इनका बाउंडिंग कर्व सेम है, इनका बाउंडिंग कर्व देखो यही है, ये सर्किल ही बाउंडिंग कर्व है। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका जो फ्लक्स होगा
B dot NDS across S1 will be equal to B cross NDS on S2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये कहां से आता है? ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से आता है। गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलता है कि B डॉट NDS इज ओवर ए क्लोज सरफेस इज जीरो। B डॉट NDS ओवर ए क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, बट वहां पे n जो है इट इज ऑलवेज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, वो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। तो चलो ये तो इससे ये आता है। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब S क्या है? S कंसिस्ट ऑफ S1 एंड S2। तो उस केस में दिस विल बी व्हाट? B डॉट NDS on S1 plus B dot NDS S2 will be 0। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं B dot NDS on S1 is minus of, अब S1 पे तो निकालना बहुत आसान है ना। S1 पे तो ये हो जाएगा B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो आपका S2 पे होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये निकल गया ना। अब ये क्या होगा? माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर विथ माइनस साइन, ये कर दो। यहाँ पे n जो है आपका, यहाँ पे n जो इसमें जो n है वो ऐसा रहेगा, n इस डायरेक्शन में, तो इसका भी n इस डायरेक्शन होगा। बट यहाँ आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल का बात करेंगे तो मतलब माइनस हो जाएगा ना। ये n जो है आपका n डैश जो होगा, n डैश विल बी माइनस ऑफ n। ठीक है, और यहाँ पे n इज ऑलवेज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। तो अगर ये होगा तो फाइव से विल बी दिस। मतलब यहाँ पे माइनस प्लस डिपेंड करता है ना, माइनस प्लस। जैसे अगर मान लो यहाँ पे जो हमने थ्योरम लिखा है वहाँ पे ये n इस डायरेक्शन में रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता n यहाँ रहे और ये कि यहाँ रहे, नहीं। एक्चुअली n का डायरेक्शन जो होता है ना वो कर्व के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब स्टोक्स लॉ में उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कि n ये जो कर्व का ओरिएंटेशन है वो डिसाइड करता है सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, तो कर्व चूंकि सेम है तो अगर कर्व का ये ओरिएंटेशन इसका n ये दिखाता है तो इस सरफेस का n भी इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इन जनरल हम लोग आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब माइनस नहीं लगा रहे यहाँ पे। एक्चुअली n इज बेसिकली n डैश, राइट। यहाँ पे n इज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। तो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लेन सरफेस पे फ्लक्स निकालना हमेशा ही इजी रहता है। प्लेन सरफेस पे फ्लक्स, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, ये अलग ही एक टॉपिक है, मतलब वो थ्योरी में ही अच्छे डिस्कस करना जाता है। इसका हम पूरा प्रूफ करवाते हैं, इसका पूरा हम प्रूफ करवाते हैं कैसे यहाँ से ये आता है। ठीक है, और इसमें यह भी समझना जरूरी होता है कि सरफेस का नॉर्मल कैसे कर्व के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, बट उतना अभी टाइम है नहीं, है ना। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो सीधे, फॉरगेट दैट। यहाँ से आप निकाल लो, ये तो B नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, B और n का डायरेक्शन सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे S2 की वजह से जो होगा माइनस ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूजिंग तब होता है ना जब एक ऑप्शन ऐसा दिया रहता है और एक दिया था F5 इज B नॉट इंटू पाई आर, ये फिर कंफ्यूज होता। फिर उस केस में ना क्वेश्चन को n कैप डिफाइन करना होता कि n कैप क्या है तुम्हारा फ्लक्स में। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है तो फिर कोई कंफ्यूजन का केस नहीं है यहाँ। ठीक है, ये आपका 2022 में क्वेश्चन आया था। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये भी तो है। 2022 में ये भी एक क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन मतलब इसी टॉपिक से आया है 2022 में। आगे भी शायद होगा, पता नहीं, देखते हैं। MCQ का है। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B equal to B naught K cap where B naught greater than 0 exists as shown in figure. A charged particle of mass m and charge q released at the origin in YZ plane, ठीक है, with velocity v directed at an angle 45 degree z axis, ignoring gravity is true. देखो मैंने आपको बताया था बहुत क्लियरली कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें B के जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का,
वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर वो कंट्रीब्यूट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो पिच में कंट्रीब्यूट करता है, स्पाइरल बनाता है वही, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो V इज, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 तो ये भी 45 होगा। तो एक तरह से V इज व्हाट, V इज V बाई रूट टू जे कैप प्लस V बाई रूट टू के कैप, ठीक है, V बाई रूट टू के कैप। तो अगर क्यू वी क्रॉस बी करेंगे, लॉरेंज फोर्स हो गया, so this will be Q plus क्रॉस, क्या हो जाएगा, जे के इज आई का, ठीक है। यानी ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब अगर ये कंपोनेंट के कंपोनेंट नहीं होता तो उस केस में ये एक्स वाई प्लेन में ही सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता रहता, लेकिन चूंकि के कंपोनेंट है तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते करते जेड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन तो आपका आ जाएगा, ये इनिशियल फोर्स ही है एट टी इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन विल बी एफ बाई एम, सो इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी दिस, ठीक है, आई कैप, मतलब ये इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। पार्टिकल मूव से सर्कुलर पाथ नहीं, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, हेलिक्स से मूव करेगा। अब पिच जो होगा ना, पिच विल बी गिवन बाय दिस v बाय रूट टू इंटू टाइम पीरियड, ये पिच होगा। कई बार पिच ही पूछ देता है, ये पिच होता है, ठीक है। ओके, द नेट मोशन अलोंग जेड डायरेक्शन ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कल, ये आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। ओके, एमसीक्यूज इज ओवर। अब एमएसक्यू देख रहे हैं हम लोग। एमएसक्यू में ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से एक से अधिक करेक्ट रहेगा, मतलब 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रुक के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारा ही देखना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। उसमें तो था कि एक ऑप्शन सही मिल गया, बस वो आंसर टिक कर दिया, ठीक है। इसमें सारा चेक करना पड़ता है। ये देखो क्या बोल रहा है, ए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I1 and I2 perpendicular to the plane as shown in figure. अच्छा, if the value of integral across C1, C2, C3 are this, okay, मतलब एक चीज समझो कि अगर कोई ये कर्व है और एक करंट मान लो 2 एम्पियर इधर है, या मान लो कि लेट्स से करंट जो है I है और एक अंदर की तरफ 2I है और एक बाहर की तरफ मान लो 3I है। तो एक चीज समझो, कौन सा करंट पॉजिटिव होगा और कौन सा करंट नेगेटिव होगा, उसको निकालने का तरीका जो एम्पियर्स ला लगाते हैं ना आप, तो ये आपका कर्व है एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो लूप का ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा करंट नेगेटिव है। आप क्या करो, लूप का ओरिएंटेशन जो लिया हुआ, ओरिएंटेशन लेना आपका चॉइस है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मान लो ये लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ओरिएंटेशन के अलाउंग राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करो, थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस ओरिएंटेशन के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव लिया जाएगा और इनवर्ड डायरेक्शन वाला करंट नेगेटिव लिया जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लूप का ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि करंट कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। मतलब आप फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए तो थंब के डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होगा नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब अगर आपको लूप दिया है, आप पूछा होता आई क्या है, तो लूप का ओरिएंटेशन अगर ये दिया हुआ है तो इस केस में आपका ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट I माइनस 2I माइनस 3I, ऐसे लिखा है फॉर दिस ओरिएंटेशन। यही अगर ओरिएंटेशन बदल दिया आप, इसको छोड़ दिया आप, तो उस केस में आपका ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज इस ओरिएंटेशन के लिए इनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे था इसलिए हम बता दिए आपको, कभी काम आ सकता है आपको। अब यहाँ देखो C1 C2 C3 दिया हुआ है, तो B डॉट DL C1 में क्या हो जाएगा, C1 इज दिस, C1 ये लूप म्यू नॉट I1 प्लस I2, ठीक। अच्छा, एंड C2 के लिए I2 I3 इनक्लोज हो रहा है, और पूरे C के लिए, C3 के लिए अब ये कितना है, C1 का 2 म्यू नॉट, ये है 4 म्यू नॉट, और ये है म्यू नॉट, ठीक है। यानी I1 प्लस I2 इज 2, I2 प्लस I3 इज 4, एंड I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 में से अगर 1 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I3 आपका आ जाएगा -1। अगर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I1 आ जाएगा -3, और ये दोनों वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो I2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला ओरिएंटेशन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस वाला हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। मतलब इस ओरिएंटेशन के लिए जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो करंट का जो डायरेक्शन पॉजिटिव है मतलब वो आउटवर्ड है, और नेगेटिव वाला इनवर्ड है, ठीक है। अगर यही आपका अगर ऐसे होता ना तो उस केस में I3 जो होता ना वो इनवर्ड हो जाता है। फिर ओरिएंटेशन है चूंकि ये दिया हुआ था, इस ओरिएंटेशन के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो I3 आपका +5 आया है, तो +5 आते ही आप ऐसे नहीं कंक्लूड करेंगे कि आउटवर्ड है, आपको ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ओरिएंटेशन के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो चूंकि पॉजिटिव आया यानी ये आउटवर्ड है। अगर यही ओरिएंटेशन उल्टा होता ना, उस केस में अगर I2 +5 आता है तो इस केस में पॉजिटिव डायरेक्शन इनवर्ड होता है। इस ओरिएंटेशन के लिए आप फिंगर ऐसे कर्ल करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, उस केस में आंसर होता है कि I3 +5 इन इनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे तो ये आंसर आ जाएगा ना, लेकिन अगर यही ओरिएंटेशन बदल देता तो ये हो जाता इनटू द पेपर फिर, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिजिक्स में छोटा छोटा चीज ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 2016 में आया था आपका, ऑलराइट। ये देखो क्या बोल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BJ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड -EK पार्टिकल इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो कौन कब कैसे अच्छा और भी था क्या ऑप्शन यार, और भी देख लो एक बार। I3 इज -1 नहीं, ठीक है। I1 इज 3, I1 3 है, इनटू द पेपर, हाँ -3 है ना, इनटू द पेपर, ये भी सही है। और देख लो I3 1 आउट ऑफ द पेपर, नहीं इनटू द पेपर, A और B सही है, ठीक। ये देखो क्या लिखेगा, X Y Z, आपका B जो है इस डायरेक्शन में, E जो है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन दे दिया तो E ही लिख देंगे फिर। अब बोल रहा है कि बताओ किस क्या वेलोसिटी होगा ताकि अनडिफ्लेक्टेड रहे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो पार्टिकल इधर जाएगा, ठीक है। तो जो बी की वजह से फोर्स लग रहा है ना, बी की वजह से फोर्स लग रहा है वो ऊपर होना चाहिए उस केस में, तभी अनडिफ्लेक्टेड होगा ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेलोसिटी चेंज ना करे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो तो नेगेटिव z डायरेक्शन में लगाएगा, तो जो बी की वजह से जो आपका फोर्स होना चाहिए क्यू वी क्रॉस बी वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में होने के लिए क्या चाहिए होगा, v क्रॉस बी आपका पॉजिटिव z डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी ये वेलोसिटी इधर होना चाहिए, तो v क्रॉस बी क्या होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, क्यू का साइन मैटर नहीं करता क्योंकि क्यू अगर पॉजिटिव होगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों ही पलट जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और उस केस में वी क्रॉस बी चूंकि अपवर्ड है, अब क्यू नेगेटिव रहेगा तो क्यू वी क्रॉस बी जो है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में रहेगा। तो क्यू का साइन मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि क्यू का साइन मैटर करेगा तो दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई ये जीरो करना है, तो इसका मतलब है कि v क्रॉस b का डायरेक्शन जो होगा वो माइनस e के डायरेक्शन में होना चाहिए, और e का डायरेक्शन जो कि आपका नेगेटिव z डायरेक्शन है, यानी v क्रॉस b का डायरेक्शन पॉजिटिव z के डायरेक्शन में होना चाहिए। q यहाँ मैटर नहीं करेगा, q दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि v क्रॉस b शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपका E will be equal to VB and V will be equal to E by B। आप वेक्टर साइन में करेंगे तो ये I कैप, पॉजिटिव चार्ज दिस, इवन नेगेटिव चार्ज में भी हो जाएगा। ठीक, ऐसे आ जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको? ये 2018 में आया था। ठीक है, MSQ यही दो क्वेश्चन दिखा हमको। अब नेट में देखो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो न्यूमेरिक्स में होता है, 2.4, 6.3, 7.0, 8.0, 12.1 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, सरफेस करंट के इक्वल्स टू 100x, मतलब x डायरेक्शन में। ठीक है, flows on the surface z equal to 0 with which separates two medium with magnetic field permeability mu1 and mu2. If the magnetic field in the region 1 is this, the magnitude of normal component of B2 will be, permeability आपको दे रखा है इसने। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना, it give rise to a boundary condition that B2n will be equal to B1n regardless of the current flowing। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मतलब B1 का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ना वही B2 का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो B1 का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? Z इक्वल टू 0 प्लेन है आपका, तो इसका नॉर्मल तो यही रहेगा ना। तो B1n आपका क्या है? B1n इज 2, ये x कैप होगा, ये y होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, B1n 2 है तो B2n भी यही होगा। ठीक है, मतलब 2 मिली टेस्ला हो जाएगा। बाकी यूजलेस इंफॉर्मेशन सब है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो B1n एंड B2n दे विल बी सेम, मतलब +2 है तो B2n भी +2 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये यहां से आता है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ओके, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो इंटरफेस। ऑफ कोर्स ये वैल्यू जो है जस्ट अबव और जस्ट बिलो इंटरफेस है। ओके, अच्छा, ये भी बाउंड्री कंडीशन पे है। The magnetic field in Tesla in two regions separated by z equal to 0 plane are given by B1 equals to this and B2 equals to this. The magnitude of surface current density at interface between two regions is this. अच्छा, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। ओके, ठीक है, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये जो है ना H डॉट dl इक्वल्स टू J डॉट nds, this give rise to a boundary condition n cross, याद रखिए अभी तो JS सरफेस करंट, ये बाउंड्री कंडीशन आता है अगर दो आपका सरफेस है, रीजन 2 रीजन 1 है, मतलब इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट करता हुआ, तो ये बाउंड्री कंडीशन where H1 is the
your magnetic field on one side of the interface, and H2 is the magnetic field on the other side of the interface. तो H1 H2 क्या हो जाएगा? H1 H2 is nothing but n cap क्या है? n cap is k vector, z equal to 0 है ना, k cap हो गया, और this will be b1 upon mu and this is b2 upon mu js, ठीक है. So I can say this is 1 by mu naught k cap क्रॉस b1 minus b2 क्या हो जाएगा? b1 is 3 minus 1 2i cap minus 3j cap, अच्छा 5k cap कट जाएगा. So this is going to be k के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो k क्रॉस I is j and k cross j is I, k cross j is minus I. तो j का जो मैग्नीट्यूड बनेगा that will be simply 1 by mu naught और अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3 3 9 4 13, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा. ठीक है, रूट 13 बाई म्यू नॉट. अल्फा जो आएगा आपका ये वैल्यू निकाल लेना, वैल्यू आप निकाल लेना. ठीक है, ओके. ये देखिए 2021 में क्वेश्चन आया है आपका. I is uniformly distributed across a long straight magnetic wire, mu r is 1, of cross section area A. 2 point P and Q are at a distance a by 3 and 9a. अंदर एक बार है, ठीक है, from the axis. रेशियो magnetic field, पहले तो आप ये याद रखो, अगर ये करंट J है यानी I है, ठीक है, तो J is what? J is current density is I upon pi r square. तो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है that is equal to mu naught J क्रॉस R by 2. ठीक है, अब आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be mu naught I by 2 pi r on e theta वेक्टर. ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें हम लोग तो बी इन क्या हो जाएगा? mu naught J R by 2 और J is what? I upon pi r square 2 pi r square. हाँ, अब बी आउट जो हो जाएगा that is mu naught I upon 2 pi r. ठीक, तो अगर a by 3 पे निकालना है तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा आपका mu naught I a by 3. अच्छा, r भी आपका a है तो ये हो जाएगा mu naught I upon 6 pi a. अच्छा, 3a पे 9a पे निकालना है तो हो जाएगा 9 मतलब 18 पाई a. ठीक है, और रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो विल बी 1/6 गुना 18, 3 हो जाएगा रेशियो ना, 3 रेशियो हो जाएगा. P पे ये है और Q पे ये है तो रेशियो विल बी 3. ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा चेक कर लेना. तो आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन जो 2005 से लेकर 2022 तक आया है, मतलब इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वी हैव डन ऑल ऑफ देम. ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है. ठीक है, इस लेस देन 2 वीक्स, तो हम लोग आगे भी थोड़ा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो होगा फैराडे लॉ पे होगा, फैराडे लॉ वाला वीडियो भी आज बना लेंगे तो उसको भी डाल देंगे. ठीक है, okay, so if you are liking these videos, you can subscribe to my channel, YouTube channel, that is Trajectory Education, and you can also download the app T Vidya Learning app.
ठीक है, एंड यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स आल्सो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।